सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि प्रैक्टिस सेट हम जीके जीएस एसएससी एमटीएस जो कि अप्रैल में होने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए हम आपके लिए 25 क्वेश्चन पर डे विथ जो कि अभी करंट आपका लेटेस्ट करंट अफेयर्स है उससे अपडेट करके डेली 25 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आप लोग इसको देखिए और समझिए कि कहाँ से प्रश्न आते हैं, कौन से टॉपिक के कितने प्रश्न आते हैं, और अपनी तैयारी को और भी बूस्ट करिए। ठीक है, तो दोस्तों पहला ही प्रश्न क्या है हमारा, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य वाले जो प्रश्न है इसके लिए हमारे प्रीवियस वीडियो भी एक पड़ा हुआ है कि कौन से राज्य का कौन सा लोक नृत्य है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर प्रश्न नंबर पहला क्या है कि लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके मणिपुर, केरल, कर्नाटक या फिर हरियाणा। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हरियाणा होगा। इसमें केरल देख लीजिए, ओणम। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण नृत्य है जिस भी स्टेट राज्य के, उसको आप लोग देख लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न दोस्तों केमिस्ट्री से है। निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन से सही है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। दोस्तों निलंबन में क्या होता है कि जैसे दो चीजों को हमने मिक्स किया, जैसे सपोज करिए कि हमने बालू को, जो सैंड्स होता है, उसको हमने पानी में मिक्स किया तो वह मिश्रण जो है वो घुलनशील नहीं होगा। सपोज करिए कि हम यहां पर शुगर प्लस वाटर को हम यहां पर मिक्स कर दें, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक घुलनशील हो जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे। लेकिन यदि हम यहां पर बालू को, ठीक है ना, बालू को प्लस वाटर को यदि हम मिक्स करें तो यह आपस में नहीं घुलेगा, जबकि ये घुल जाएगा। तो कुछ इसी तरीके के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं, कि जहां पर दो चीजें क्या होती हैं, घुलनशील नहीं होती हैं। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसमें पूछा है कि कौन कौन से सही है। दोस्तों निलंबन में दोनों चीजें आपस में घुलती नहीं है। जब घुलेंगे नहीं तो इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो साइज होती है, जो आकार होता है कणों का, वह उतना होता है कि हमारी आंखों से अच्छे तरीके से दिख जाए। तो ऑप्शन है आपके पहला और दूसरा दोनों, न तो एक न तो दो, केवल एक या फिर केवल दो। ठीक है, तो जब दोनों ही करेक्ट हैं, जब दोनों ही सही बातें हैं, तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं, पोंगल। दोस्तों पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। ठीक है ना, और पोंगल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस वीडियो में भी पोंगल से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, मणिपुर, राजस्थान या फिर मिजोरम। दोस्तों यदि हम केरल की बात करें तो केरल में ओणम और तमिलनाडु में पोंगल। ठीक है, यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है पोंगल। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। निम्नलिखित में से किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। दोस्तों उगने का मतलब क्या होता है कि जब फसल की जो बीज है, जो फसल की बीज है, यह कब बोया गया खेत में और कब यह फसल बन गई। ठीक है ना, कब हम इसकी कटाई कर लिए और कब बीज बोया गया। तो जब से बीज बोया गया और जब इसकी कटाई हुई, तो ऐसी कौन सी फसल है कि बीज से और पुनः बीज देने में उसको 1 वर्ष का समय लगता है, या फिर फसल की जो पैदावार है, जिस पर्पज से हम फसल को लगाए हैं, उस पर्पज को कंप्लीट होने में 1 वर्ष का समय लगता है। तो आइए ऑप्शन से चेक करते हैं। दोस्तों चावल की यदि हम बात करें तो चावल को जैसे कि भारत में लगभग जुलाई में खेत में लगा दिया जाता है और नवंबर के लास्ट तक या फिर अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक तक चावल की खेती हो जाती है, यानी धान की पैदावार हो जाती है। तो वो 3-4 महीने का प्रोसेस होता है। इसी तरीके से मटर भी दोस्तों 3-4 महीने का ही प्रोसेस होता है। जो खीरा होता है वो तो सपोज करिए कि 45 दिन या फिर 60 दिन का प्रोसेस होता है। लेकिन दोस्तों जो गन्ना होता है वो 1 वर्ष का प्रोसेस होता है। जब गन्ना को हम दबाते हैं, ठीक है ना, ऐसे कट करके जब खेत में उसको दबाते हैं तो पुनः गन्ना बन के और उसकी पिराई, जब तक वह गन्ना पिराने के योग्य ना हो जाए तब तक उसकी जो हमें समय लगता है उसको उस अवस्था तक जाने के लिए वह 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, गन्ना होगा। ए मुश्किल से 3 या 4 माह, ए भी अपना 3 से 4 माह इसको भी मान लीजिए, और जो खीरा होता है वह 1 से लेके 2 माह। दोस्तों जो गन्ना की फसल होती है ये 1 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये विवरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कादरी गोपालनाथ का संबंध
निम्न में से किससे है? सितार, तबला, सैक्सोफोन या फिर बांसुरी। दोस्तों सैक्सोफोन जो होता है वह इतना बड़ा वाद्य यंत्र होता है और उसको ऐसे पकड़ के बजाया जाता है, ठीक है ना, एक आगे रख के इसको ऐसे बजाता है, इसका नाम है सैक्सोफोन। और बांसुरी आपको पता ही है, सितार और तबला, ठीक है ना। तो कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्न में से किसमें है? तो ऑप्शन आपके सितार, तबला, सैक्सोफोन या फिर बांसुरी। तो दोस्तों कादरी गोपालनाथ जी का संबंध सैक्सोफोन से या सैक्सोफोन बजाने के लिए फेमस पर्सनालिटी हैं। अब बात करेंगे आपको किस राज्य में कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। दोस्तों होप एक्सप्रेस यानी मतलब कि आशा की एक्सप्रेस, जिससे कि आदमियों को होप मिले। इसका तात्पर्य क्या होगा कि कैंसर रोकने के लिए, इसके रोकथाम के लिए जो जन जागरूकता की आवश्यकता होती है वह इसको संदेश देने का कार्य करेगी। तो ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उड़ीसा, ठीक है। तो दोस्तों यदि सपोज करिए कि आपको इसका आंसर नहीं आता तो कैसे आप डील करेंगे? जैसे छत्तीसगढ़ की हम बात कर लें तो छत्तीसगढ़ उतना अपडेटेड राज्य नहीं है जितना कि जो सिटी वाला राज्य से कर्नाटक और उड़ीसा हो गया। तो इन राज्यों में दोस्तों हम बात करें तो ग्रामीण इलाका छत्तीसगढ़ और कर्नाटक और उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा आता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें तो कैंसर अब तो गांव में भी पहुंच चुका है, लेकिन शहरों में अभी भी ज्यादा है। जो वहां का खान पान है, रहन सहन है, रासायनिक पदार्थ है, ठीक है ना, उसके दुष्प्रभाव से शहरों में इसकी जो प्रतिशतता देखी गई है वो ज्यादा देखी गई है। तो कॉमन सेंस से भी हम लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में होप एक्सप्रेस चलाने की बात की जा रही है। तो आंसर आपका क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। धर्म सूत्रों में शामिल है। दोस्तों जो धर्म सूत्र है उसमें क्या शामिल है? साम्राज्य पर कब्जा करने की तरकीबें, केवल महिलाओं के कर्तव्य, शासकों के कर्तव्य या फिर श्लोकों का पाठ करने की तकनीकें। दोस्तों सपोज करिए कि धर्म हमें क्या सिखाता है। धर्म, यदि हम अच्छे धर्म की बात करें कि हमें धर्म से क्या सीखना चाहिए, तो साम्राज्य पर कब्जा करने की तरकीब, यह तो धर्म नहीं सिखाता, यह तो युद्ध स्तर की बातें चल रही हैं। केवल महिलाओं के कर्तव्य, ऐसा तो है नहीं। यदि धर्म है तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए धर्म होगा। श्लोकों का पाठ करने की तकनीकें, सिर्फ श्लोक का पाठ करने से राज्य तो चलेगा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? धर्म जो है, जो व्यक्ति शासक है, जैसे कि सपोज करिए कि संविधान हर किसी को अपना राइट देता है, तो उसी तरीके से आज के संविधान की जगह पर पहले धर्म शामिल था। तो श्लोकों का पाठ करने की तकनीकें यह धर्म सिखाते हैं, लेकिन यह पूरी बात नहीं है। शासकों के कर्तव्य, ठीक है ना, ड्यूटी ऑफ एम्परर। तो दोस्तों जो ड्यूटी ऑफ एम्परर है यह धर्म सूत्रों में शामिल है कि एक राजा को किस तरीके से राज्य करना चाहिए। दोस्तों इस बात की गारंटी है कि जीके जीएस के कोई कितना भी पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, वह जीके जीएस के संपूर्ण प्रश्न उसको नहीं आएंगे, ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो प्रश्नों को कॉमन सेंस से भी डील करने का प्रयास किया करिए कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए। बात समझ में आई? और अपनी तैयारी को और बुस्ट करने के लिए दोस्तों रंकाइन एकेडमी को फॉलो कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ के हमारा भी हौसला अफजाई करिए, ठीक है, और एसएससी एमटीएस में सेलेक्ट होइए। तो बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR। संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन। दोस्तों खाने से और मानव के विकास से, ठीक है ना, संबंध तो है लेकिन प्रॉपर संबंध नहीं बैठ रहा है, क्योंकि खाद्य संगठन का जो मेन तात्पर्य क्या होगा कि कहीं भूखमरी तो नहीं है, कितने लोग खाली पेट सो रहे हैं, खाने की क्वालिटी कैसी है, उसका इस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। या फिर दूसरा क्या है, संयुक्त राष्ट्र मानव संसाधन विकास, लोगों की मानव संसाधन विकास, इसका तात्पर्य ज़्यादा इसमें होगा कि ह्यूमन जो है वह किस तरीके के कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से उनका विकास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से इसका भी कोई खास संबंध नहीं लग रहा है। देखिए ऐसे ये तो प्रश्न याद करने वाला है, ठीक है ना, लेकिन सपोज करिए यदि आपको नहीं आता तो कैसे इसको हैंडल करेंगे। और तीसरा क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन। दोस्तों डेवलपमेंट की बात यहाँ पर भी है और डेवलपमेंट की बात यहाँ पर भी है, तो डेफिनेटली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है वह निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ठीक है ना। चौथा क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO।
तो इसका भी मानव विकास रिपोर्ट से कोई ज़्यादा तात्पर्य नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रश्न नंबर 8वें का आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गरीबी रेखा गरीबी को किस आधार पर नापती है? यदि मैं बोलूं कि जैसे सपोज करिए कि 10 लोग हैं, ठीक है ना, 10 लोग हैं, तो मैं बोलूं कि फलाने ए जो हैं यह गरीब हैं, तो मैं कैसे बोलूंगा यह गरीब हैं? ऑप्शन है आपके आय स्तर या फिर उपभोग व्यय, केवल बचत, आय स्तर और साक्षरता दर, या फिर केवल व्यय। ऑप्शन को समझते हैं दोस्तों। केवल बचत, केवल बचत से हम कैसे बोल देंगे कि आदमी गरीब है? बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि सपोज करिए कि कोई आदमी 1 करोड़ रुपए कमाता है और वह महाकंजूस टाइप का है, वह 99 लाख अपना बचाता है, तो हम क्या बोलेंगे? यह गरीब है, यह तो पैसे खर्च नहीं करता, इसका मतलब यह गरीब है। यह दोस्तों सही पैमाना नहीं हुआ। यदि कोई महाकंजूस टाइप का हुआ तो वह भी गरीबी स्तर के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। आय स्तर और साक्षरता दर, दोस्तों साक्षरता दर सपोज करिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन फिर भी अमीर हैं, तो एजुकेशन गरीबी और अमीरी को डिफाइन नहीं करती। बात समझ में आई कि नहीं है? बहुत सारे ड्रॉप आउट लोग बड़े बड़े कंपनियों के मालिक बन के बैठे हैं। तो सिर्फ साक्षरता दर को देखकर, सिर्फ साक्षरता दर को देखकर किसी को अमीर और गरीब बोलना कि यह तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यह अमीर होगा, और यह 8वीं क्लास पढ़ा है तो यह महागरीब होगा, यह भी पैमाना सही नहीं लगता। या फिर सपोज करिए केवल व्यय, केवल व्यय को बोले, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ज लेके घी पियो। बात समझ में आई कि नहीं है? यदि कोई इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि उसका जीवन का यह उद्देश्य है कि जब तक जीऊंगा कर्ज लेके घी पीऊंगा, यानी कि कर्ज ले लेकर खर्च करूंगा, तो उस आधार पे, किसी के खर्च करने के आधार पे हम कैसे बोल देंगे कि यह व्यक्ति अमीर है? तो सही पैमाना क्या होगा? आय स्तर, कि व्यक्ति कमाता कितना है, व्यक्ति कमाता कितना है और अपने इनकम में से खर्च कितना करता है। यदि दोनों का हमें पता हो कि यह व्यक्ति महीने का 1 लाख रुपए कमाता है और उसमें से 40,000 रुपये खर्च करता है, तो उस आधार पे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यह गरीबी रेखा के नीचे है या फिर गरीबी रेखा के ऊपर है। तो प्रश्न नंबर 9 के आंसर क्या हो जाएगा? आय स्तर या उपभोग व्यय। ऐसे प्रश्न ना तो आपको कोई पढ़ाएगा ना तो आप खुद पढ़ के जाएंगे। बात समझ में आई? यह प्रश्न, ऐसे प्रश्न को आपको ऑन द स्पॉट अपने कॉमन सेंस से ही हैंडल करना पड़ेगा। मैंने भी ऐसे प्रश्नों की कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई है, ठीक है ना, लेकिन हाँ आंसर आपका करेक्ट है, बस केवल कॉमन सेंस है। करदांग मठ जो कि एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, करदांग मठ जो कि एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश या फिर झारखंड? दोस्तों इसका आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की साइड में बौद्ध धर्म का प्रचार। देखिए अब यहाँ भी कॉमन सेंस वाली बात है। गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, तो दोस्तों गोवा हो गया, केरल हो गया, उधर क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव बहुत अधिक है, उधर क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव बहुत अधिक है। ऑप्शन है आपके हिमाचल प्रदेश और झारखंड, ठीक है ना। तो दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बगल में तिब्बत यदि आप सपोज कर ले तो वह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा है। हिमाचल प्रदेश हो गया, तिब्बत हो गया, उधर चीन ले लीजिए जो कि सटे इलाके हैं, उधर बौद्ध धर्म का काफ़ी ज़्यादा क्या रहा है? एक प्रभाव रहा है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे ही आंसर टिक करना है, लेकिन यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप सोचिए कि हिमाचल प्रदेश के बगल में तिब्बत है, और दोस्तों तिब्बत में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्थल है, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश उसके बगल है, तो करदांग मठ भी उधर ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं। तो करदांग मठ का आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। आगे बात करते हैं कमला नारायण। कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? दोस्तों हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, मैंने आपको बताया है। और जो सबसे अंतिम शास्त्रीय नृत्य जोड़ा गया है वह असम का सत्रिय नृत्य है, जो कि लास्ट शास्त्रीय नृत्य में जोड़ा गया है। बात समझ में आई? तो ऑप्शन है क्या आपके? ओडिसी, कथकली, भारतनाट्यम और कथक। तो दोस्तों कमला नारायण जी का जो संबंध है वह भारतनाट्यम से है। बात समझ में आई? और भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख है बताइए? तमिलनाडु का। बात करते हैं भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं? तो दोस्तों यदि हम काउंट भी करें तो आप नेपाल को ले लीजिए, आप चीन को ले लीजिए, आप भूटान लीजिए, ठीक है ना, आप म्यांमार लीजिए, आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सब जो राज्य हैं वह भारत से भूमि से क्या करते हैं?
अपनी सीमा रेखा को साझा करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि हमने काउंट करके भी देख लिया कि जो भूमिगत सीमाएं भारत से किसी भी देश की, अंतर्राष्ट्रीय देश की लगती है, उनकी संख्या कितनी है, 7 है। आगे बात करते हैं, 1526 में पानीपत युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। दोस्तों बाबर ने भारत में पूरे 3 युद्ध लड़े। पहला युद्ध 1526 में उसने लड़ा, और दूसरा युद्ध 1527 में लड़ा, जो कि राणा सांगा से लड़ा, ठीक है ना। और इसके बाद 1528 में लड़ा, यह दोस्तों मेदनी राय से लड़ा। और 1529 में इन्होंने अफगानों के साथ युद्ध लड़ा। किसके साथ लड़ा, अफगानों के साथ युद्ध लड़ा, जिसमें 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में, चारों युद्धों में दोस्तों बाबर विजयी रहा। और 1530 में उसकी तबीयत खराब होने से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों यह चारों युद्ध यह डिसाइड कर दिए कि मुगल वंश की भारत में स्थापना हो गई, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए, 1526 में इन्होंने इब्राहिम लोधी से युद्ध किया था। तो ऑप्शन आपके क्या है, बहलोल, सिकंदर, राणा या फिर इब्राहिम लोधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोधी। आपसे यदि 1527 पूछे तो राणा सांगा से, 1528 पूछे तो मेदनी राय से, 1529 पूछे तो अफगानों से। बात समझ में आई। अब बात करते हैं लिटमस विलयन। जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है तो उसका रंग क्या होता है दोस्तों, उसका रंग उसमें बैंगनी होता है। जब लिटमस पेपर जब न तो अम्लीय हो और न क्षारीय हो तो उस समय उस पेपर का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पायु वलन पर्वत है। अल्पायु वलन पर्वत है दोस्तों, आपका भूगोल का प्रश्न है। अरावली पर्वत श्रृंखला, एपलाचियंस या फिर वोसगेस या फिर एल्प्स। तो दोस्तों अल्पायु वलन पर्वत कौन सा है, एल्प्स है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है। दोस्तों जब कोई राष्ट्र हित का मुद्दा हो तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना, लोकसभा प्लस राज्यसभा जो 2 सदन है, दोनों की संयुक्त बैठक होती है और राष्ट्र हित के मुद्दे को डील किया जाता है। यह जो हमारे संविधान में प्रावधान है कि दोनों सदन एक साथ बैठेंगे जब कोई ऐसा राष्ट्र हित का मुद्दा हो, तो यह बात कहाँ पर लिखी गई है, तो दोस्तों यह बात जो है वह संविधान में आर्टिकल नंबर 108 में लिखी गई है। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो संविधान के 108 आर्टिकल में यह वर्णित है। तो 75, 108, 128 और 110, तो डेफिनेटली आंसर इसका होगा 108 में। और इसको बुलाने का कार्य भारत का प्रेसिडेंट करता है। निम्नलिखित में से किस मैदान में युवराज सिंह ने एक टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। ऑप्शन मौजूद है, ऐसे प्रश्न आपको पता होना चाहिए, जीके का प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर खुद देंगे कि युवराज सिंह ने एक टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। मैं आपको बता देता हूं, किंग्समीड स्टेडियम, माबिदा स्टेडियम और न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड या फिर वांडर्स स्टेडियम। इसका सोचिए आंसर क्या होगा, चलिए बता देता हूं मैं दोस्तों। इसका आंसर जो होगा वह किंग्समीड स्टेडियम होगा, ठीक है ना। यहां पर युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे अंतर्राष्ट्रीय मैच में। अब बात करते हैं आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप सन 2024 की सह मेजबानी। दोस्तों सह मेजबानी का मतलब क्या है कि एक मेहमान आपके घर आया और 2 लोग मिलकर उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उसके खाने पीने का प्रबंध कर रहे हैं 2 लोग। तो सह मेजबानी का मतलब क्या है कि पूरा मैच वहां पर नहीं होगा लेकिन कुछ मैच वहां पर होगा। इनमें से किस देश द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन है आपके श्रीलंका और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों सन 2024 की जो सह मेजबानी होगी वह संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा कि कुछ मैच यहाँ पर भी खेले जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में जो टी20 हुआ दोस्तों श्रीलंका उसका विजेता रहा था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। बात करते हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, यह किसकी आत्मकथा यानी कि यह किसकी ऑटोबायोग्राफी है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, मिशेल ओबामा, जेसिका सिम्पसन या फिर एनी फ्रैंक,
अगाथा क्रिस्टी। तो दोस्तों एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी तलछटी चट्टानों का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके मार्बल, बलुआ पत्थर, राज या फिर ग्रेनाइट। दोस्तों जो तलछटी चट्टानों का उदाहरण कौन सा होता है, बलुआ पत्थर होता है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से उधार ली गई है। दोस्तों जो संसदीय सरकार है, जो राज्यसभा और केंद्र सभा, जो लोकसभा और राज्यसभा का गठन होता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, यह पूरा प्रोसेस जो है वह ब्रिटेन से लिया गया, यानी कि संसदीय सरकार। यह कहाँ से, यह यूके से लिया गया है। दोस्तों फंडामेंटल राइट की बात करें तो यह यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से, ठीक है। यदि दोस्तों न्यायिक समीक्षा की बात करें तो यह भी यूएसए से ही बारो किया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो यह रसिया से, ठीक है ना, यह रसिया से। और आपका आंसर क्या है, यूके, संसदीय सरकार। तो प्रश्न नंबर 21 का आंसर क्या होगा, संसदीय सरकार। बात करते हैं कि जनवरी सन 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों इसरो के जो पुराने अध्यक्ष थे उनका नाम था के सिवन, लेकिन अभी जो नए अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ बने हैं, ठीक है ना। या पुराने अध्यक्ष जब चंद्रयान छोड़ा गया था तो के सिवन थे, जिनको मोदी जी ने गले लगाया था, वो थे के सिवन। और अभी जो बने हैं एस सोमनाथ बने हैं इसरो के प्रेसिडेंट। कांग्रेस का विभाजन दोस्तों 1907 में हुआ, 1907, ठीक है। 1905 में बात छिड़ी थी, 1907 में इसका विभाजन हो गया और लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन किया था, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, सॉरी। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है आपके 75, 79, 85 या फिर 77। दोस्तों 1885 में एक सेनानिवृत्त, यानी कि अपनी कार्यमुक्ति के बाद आईसीएस ऑफिसर ए.ओ. ह्यूम, ऐसे लिखते हैं, इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, तीसरा, 1885। और स्थापना किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न पर देखते हैं। स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स, थैलोफाइटा या फिर टेरिडोफाइटा। तो दोस्तों इसके आंसर क्या होंगे, थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि 1 से लेकर 25 तक सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने डील कर लिया विद करंट अफेयर्स के साथ। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं कल की प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।